Assalamualaikum my dear students, how are you? My dear students, chemistry 10 class chapter number 11 lesson number 34। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मूला। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले की टाइप्स होती हैं वो स्टडी करेंगे और साथ में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जी कि हम आज से चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइजेज शुरू कर देंगे जी। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 के MCQs करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ organic compounds formula. First of all, molecular formula, structural formula, condensed formula, dot and cross formula. My dear friend, dot and cross formula has second name electronic formula. My dear friends, अब हम पहले देखने शुरू करते हैं जी molecular formula की। molecular formula क्या होता है जी? The formula which represents the actual number of atoms in one molecule of the organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर वो फार्मूला जो एटम की एक्चुअल तादाद बताता है उस फार्मूले को कहते हैं जी मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला इज दैट फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए, जिससे एग्जांपल है ब्यूटेन। माय डियर स्टूडेंट, ब्यूटेन के अंदर देखिए पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कार्बन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। ये एटम की एक्चुअल तादाद को बता रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है विच वन इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम C4H10। हम C4H10 से कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? इससे हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलती हैं। पहली इंफॉर्मेशन से हमें मिलती है कि ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। कि ब्यूटेन में से 2 तरह के एटम पाए जाते हैं, यानी कि 2 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ब्यूटेन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। और सेकंड इन्फॉर्मेशन में से मिल रही है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल होता है कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन्स। उसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और 10 उसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। 4 उसमें कार्बन एटम होते हैं और 10 उसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो मैं ब्यूटेन के फॉर्म से इन्फॉर्मेशन मिली कि ब्यूटेन जो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का बना होता है और ब्यूटेन के अंदर कार्बन एटम की तादाद जो होती है 4 होती है और हाइड्रोजन एटम की तादाद 10 होती है। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है जी मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन से। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है जी? जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी सेकंड टाइप है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी चीज़ के मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या होती है? एग्जैक्ट अरेंजमेंट कि एक्चुअली वो एलिमेंट जो हैं वो कैसे अरेंज होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। तो देखिए जी वही ब्यूटेन की एग्जांपल है। पहले हमने ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाया था आपको, अब हम इसका आपको क्या पढ़ाते हैं जी स्ट्रक्चर फार्मूला बताते हैं कि एक्चुअली इसके एलिमेंट जो होते हैं कैसे अरेंज होते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 कार्बन है जी 1 2 3 4, जो हो गया C4 और आगे 10 हाइड्रोजन है जी। देखिए तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और हर हाइड्रोजन मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। तो हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एज कितना हो जाएगा जी? एज 10 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आपको एग्जैक्ट तादाद बताता है, एक्चुअल तादाद बताता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो फार्मूला आपको एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है, ये आपको अरेंजमेंट बता रहा है एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर एलिमेंट्स की, वेरियस एलिमेंट की एग्जैक्ट अरेंजमेंट ये होती है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। ये मैंने उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था और ये माय डियर स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब मैं आपको इसका कंडेंस फार्मूला करके दिखाऊंगा जी। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे जी। टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं जी। थर्ड टाइप हमारी कंडेंस फार्मूला। कंडेंस का लफ्ज़ मतलब होता है जी कंडेंस कर लेना, शॉर्ट कर लेना। ठीक है जी, देखिएगा द फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। भाई जैसे ये हमारी स्ट्रेट चेन है, इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक भी आएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आफ्टर
डे टुमारो और टुमारो विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्मूला के बाद हमारा टॉपिक आएगा जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि स्ट्रेट चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है। फिलहाल आपने ये देख लीजिए कि ये आपके पास स्ट्रेट चेन एग्जांपल है जी जो मैंने बनाई है। स्ट्रेट चेन के साथ इस कार्बन के साथ जितने एलिमेंट्स अटैच हुए हुए हैं उनको ज्वाइन टुगेदर एक ग्रुप की फॉर्म में ज्वाइन करके लिख देना, इसे कहते हैं कंडेंस फार्मूला। ठीक है जी, द फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, टू इच कार्बन। अब देखिए इस कार्बन की बात करते हैं जिस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हुई हैं। ये ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन आइटम है 3 है जी, ठीक है, जो इस कार्बन के साथ ज्वाइन हुई हैं इसके साथ स्ट्रेट चेन के साथ। तो हम इन तीनों हाइड्रोजन को करेंगे कंबाइन करके लिख देंगे। देखें जी 1 2 3 H3C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हैं जी तो CH2, इसके साथ भी 2 लगी हैं जी तो CH2 और इसके साथ 3 लगी हैं तो CH3। ये हो गया जिसका कंडेंस फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बताया, फिर मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बताया, फिर मैंने कंडेंस फार्मूला बताया। कंडेंस फार्मूला में क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पहले आ रही थी इसलिए आपने हाइड्रोजन का नंबर पहले लिखा है और लास्ट में देखिए हाइड्रोजन आखिर पे आ रही है तो मैंने उसका हाइड्रोजन का नंबर लास्ट में मेंशन किया है। और जो सेंटर वाली होती है माय डियर स्टूडेंट्स उनके हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के बाद लिखते हैं। ओके जी, ये हमारा कंडेंस फार्मूला है, वो फार्मूला जो इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से बना लिया जा रहा है वो एलिमेंट्स जो कार्बन के साथ अटैच हुए हैं। इस कार्बन के साथ 3 एलिमेंट्स अटैच हुए हैं तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। जो कि मैंने एग्जांपल स्ट्रेट चेन की दी है, इससे आपको स्ट्रेट चेन के साथ मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया है। ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला है। मैं आपको लास्ट टाइम बताता हूँ जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट और क्रॉस फार्मूला आप पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हमारी लास्ट डेफिनेशन है जी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जिसे कहते हैं जी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूला होता है द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के जो वेरियस एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में बताता है उस फार्मूले को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या उसे कहते हैं क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है बिटवीन द एटम्स, एटम के दरमियान एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे क्या कहते हैं जी, और उसे कहते हैं जी माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या उसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। देखिए जी, मैंने आपको ये 4 की 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई हैं। ये हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, फिर हमने स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा, फिर हमने कंडेंस फार्मूला पढ़ा। याद रखिएगा स्ट्रक्चर फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले में बस इतना सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर भी कुछ सेम बनाना है। जहाँ जहाँ आपने बॉन्ड बनाया है, ये देखिए जी, ये मैंने फर्स्ट बॉन्ड की बात की है, इस बॉन्ड की आप मैं थंब देखिए, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए जी, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरी फिंगर, दोनों फिंगर देख लीजिएगा, जब मैंने ये बॉन्ड की बात करनी है तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है, ये डॉट एंड क्रॉस। जब मैंने इस बॉन्ड की बात करनी है तो डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है जी, अब इस बॉन्ड पे आ जाइए, इस बॉन्ड की बात करेंगे जी डॉट एंड क्रॉस, इसकी करेंगे तो डॉट एंड क्रॉस, इसकी करेंगे जी डॉट एंड क्रॉस, इसकी कर लीजिए डॉट एंड क्रॉस। इधर आ जाइए जी, इस बॉन्ड की बात करेंगे तो डॉट एंड क्रॉस, इसकी बात करेंगे तो डॉट एंड क्रॉस, इसकी बात करेंगे तो डॉट एंड क्रॉस, इसकी बात करेंगे तो डॉट एंड क्रॉस। तो हर बॉन्ड जो होता है, हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि जो सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आसान सी बात है जी। ये हमारी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले हो गए जी। अब हम इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो बात करेंगे, हम इंशाल्लाह आज की एक्सरसाइज की बात करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी। चूँकि हमारा आपसे प्रॉमिस था तो इंशाल्लाह प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे जी। आज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम, पेज नंबर 16 है माय डियर स्टूडेंट्स हमारा। और देखिए मल्टीपल चॉइस नंबर 1 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी। रिवर्सिबल रिएक्शन की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉलोइंग 1। लेकिन बताइए इनमें से 4 प्रॉपर्टी से लिखी दिखाई हैं, कोई एक प्रॉपर्टी आपने वो बतानी है जो रिवर्सिबल रिएक्शन की नहीं होती। ठीक है जी, तो देखिए पहले लिखी हुई है जी प्रोडक्ट्स नेवर
recombine to form reactants. They never complete. They proceed in both ways. They have a double arrow between reactant and products. My dear students, इसका रियल आंसर है प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, ठीक है जी. देखिए अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन. हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं. तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं. बाकी सारी प्रॉपर्टी रिवर्सिबल रिएक्शन की हैं. देखें, दे नेवर रिकम्प्लीट, रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है कभी कंप्लीट नहीं होते. दे प्रोसीड इन बोथ वेज, दोनों डायरेक्शन में जाते हैं जी, ये भी बिल्कुल ठीक है. दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये भी हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखा था. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रेफरेंस है वो पेज नंबर 2 है. आप पेज नंबर 2 के ऊपर जाके रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि उसमें ठीक नहीं लिखी होगी, क्योंकि वहाँ पे था रियल में ये क्या होता है कि प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकम्बाइन नहीं हो रहे. माय डियर स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए आपका पेज नंबर 2 है. यहाँ देख लीजिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी लिखी हुई है जी. ये कि रियल में ये था कि प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था जी, क्योंकि उसने एक्सेप्ट पूछा था ना, तो वहाँ लिखा था प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन. ठीक है जी. आगे देखिए, दे आर प्रेजेंट बाय 2 एरो, ये बिल्कुल ठीक प्रॉपर्टी है. ठीक है जी. ये देख लीजिए, दिस एक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, ये भी ठीक है जी. दे आर प्रेजेंटेड बाय 2 एरो, ये भी ठीक है. तो माय डियर सारी दे नेवर गो टू कंप्लीशन, 3 प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं. फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे ठीक नहीं लिखी, तो आपने उसने कहा था बताइए कौन सी प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे ठीक नहीं लिखी हुई थी. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है इन द लाइम किलन. लाइम किलन का जो रिएक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लाइम किलन एक रिएक्शन लिखा हुआ है जी, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा है. तो कहता है जी गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. बताइए क्यों कंप्लीट हो जाता है. तो नीचे ऑप्शन लिखे हैं जी, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड escape continuously, कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड. तो माय डियर स्टूडेंट्स की राइट ऑप्शन बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस escapes continuously. इसका रेफरेंस मैंने पेज नंबर 4 से दिया है जी. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है. तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जी गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. क्यों बोला कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये फ्लास्क माय डियर स्टूडेंट्स ओपन है. जब ये फ्लास्क ओपन होगी तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाएगी तो मजीद कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा. तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ये लिखा हुआ है यहाँ पे जी गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ड्यू टू एस्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म गोज आउट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और यहाँ से ऊपर उठ जाएगी थी. माय डियर स्टूडेंट हमारी थर्ड ऑप्शन है फॉर द रिएक्शन. ये एक रिएक्शन लिखा है उसने 2A + B डबल एरो 3C. कहते हैं इज द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कौन सा होगा. माय डियर यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखी हुई हैं, डी ऑप्शन इसकी राइट बनती है. तो मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये डी ही ऑप्शन क्यों बनेगी. ओके जी. माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैंने रेफरेंस लगाया है जी, यहाँ पेन पर कोई नहीं होगा जी. ये सेल्फ का मीनिंग है जब ये खुद करना पड़ेगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ जी. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने रिएक्शन लिखा और रिएक्शन को मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाया आपको. तो क्या रूल होता है बोला जी, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं जी, ये प्रोडक्ट्स है आपके, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या बन जाता है, रेज टू पावर बन जाते हैं. तो ये 3 इसकी रेज टू पावर बन गया मोलर कंसंट्रेशन के. माय डियर ये आपके रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे. ये जो 2 है इसकी रेज टू पावर बन जाएगा, और बी की रेज टू पावर कोई भी नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. तो 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता. तो माय डियर ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, जो आपका MCQ नंबर 3 का आंसर बनेगा जी, डी ऑप्शन बनेगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स हमारा 4 MCQs है. व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो बताएं जी इसमें से कौन सी कंडीशन ठीक है. द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल. नहीं माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल होना जरूरी नहीं होता. अच्छा जी, द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप. क्या रिएक्शन फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट इक्विलिब्रियम स्टेट आने के लिए फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप होना भी जरूरी नहीं है, बल्कि वो तो दोनों होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है. आगे लिखा हुआ है द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लो हो जाता है. नहीं माय डियर स्टूडेंट, लो नहीं होता. आगे चलें जी,
द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। माय डियर स्टूडेंट ये बात बिल्कुल ठीक है। पेज नंबर 4 के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जी। माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 4 है, जहाँ लिखा हुआ है जी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन डजंट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, सिर्फ दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों टेक प्लेस हो रहे होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका रेफरेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स नंबर 5 एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव मास। बताना है जी एक्टिव मास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहले लिखा हुआ है जी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ये बात बिल्कुल ठीक है जी, लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ी थी। एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये एक्टिव मास की डेफिनेशन होती है जी। फिर है जी एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बात भी लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ी थी, बिल्कुल ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, ये बात ठीक नहीं है। एक्टिव मास के बाद ये नहीं होता कि टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसका रेफरेंस देखिए जी, पेज नंबर 6 पे इसका रेफरेंस भी है। माय डियर स्टूडेंट्स ये इसका रेफरेंस है जी, पेज नंबर 6 पे देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए लिखा हुआ है जी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, ये हो गया जी। आगे देखिए जी माय डियर स्टूडेंट्स द एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन, ये भी ठीक है जी। एक्सप्रेस एज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी ठीक है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन ठीक थी। एक इन्फॉर्मेशन आप उसने लिखी थी कि एक्टिव मास क्या टोटल मास ऑफ सब्सटेंस होता है, नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव मास टोटल मास ऑफ सब्सटेंस नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है जी, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। ये लास्ट मैंने आपको लास्ट टॉपिक है चैप्टर का ये कि जब वैल्यू ऑफ केसी लार्ज होती है तो बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन है जो कि इस बात को एक्सप्लेन कर रही है कि वैल्यू ऑफ केसी लार्ज है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। तो हमने पढ़ा था जब वैल्यू ऑफ केसी लार्ज होती है तो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स उसमें निग्लिजिबल होते हैं। तो उसमें पहली ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन बी है रिएक्शन मिक्सचर हैज़ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब वैल्यू ऑफ केसी लार्ज होते हैं तो उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा नहीं होते बल्कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी देखिए रिएक्शन हैज़ नॉट गॉन टू कंप्लीशन। माय डियर स्टूडेंट्स जब वैल्यू ऑफ केसी लार्ज होती है तो उस वक्त रिएक्शन ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन होता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है नॉट गो टू कंप्लीशन, तो ये भी नहीं हो सकती। रिएक्शन मिक्सचर हैज़ निग्लिजिबल प्रोडक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स नहीं होते, हालांकि प्रोडक्ट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आप इसका रेफरेंस दिखाते हैं आपको, पेज नंबर 13 पे इसका रेफरेंस भी है। माय डियर स्टूडेंट ये देखिए इसका रेफरेंस है जी, ये आपका पेज नंबर 13 है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू केसी, जब केसी वैल्यू लार्ज होते हैं तो क्या लिखा हुआ है जी रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। ये सही ऑप्शन थी आपकी, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ लग गया होगा। आज हमने 6 एमसीक्यूज किए हैं, जो इसके बाकी रिमेनिंग 7 एमसीक्यूज रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 7 to 13 वो माय डियर स्टूडेंट्स हम कल करेंगे। अब आपको आज के टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स टास्क ऑफ टुडे में देखिए डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, माय डियर के साथ साथ एग्जांपल आगे दीजिएगा। डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला एग्जांपल दीजिएगा। डिफाइन कंडेंस फार्मूला एग्जांपल दीजिएगा। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जिसे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं, इसकी एग्जांपल आगे दीजिएगा। फिर आपने बताना जी विच इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम ब्यूटेन। हम ब्यूटेन से कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स को मैंने 2 पॉइंट में आपको करवाया था। और फिर आपने ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया जी आज से, चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज है ये। आप उसके फर्स्ट 6 एमसीक्यूज याद करेंगे, 1 to 6 एमसीक्यूज जो कि पेज नंबर 16 पे हैं। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इसे जस्ट ऑप्शन ना याद कर लीजिएगा बल्कि इसको समझ के कीजिएगा कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज भी कर सकता है। लिहाजा इससे रटालाइजेशन ना कीजिएगा, इसे की बुक से लर्न ना करने की कोशिश कीजिएगा बल्कि समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये ऑप्शन है तो यही हो सकती है, बाकी क्यों नहीं हो सकती। आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ये एमसीक्यूज करवाए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कल तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।